लगता था। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टैटिक वेब्स कितने बोरिंग दिखते थे। साल 2002 और 2006 के बीच में वेब डेवलपमेंट में बहुत एडवांसमेंट्स हुए हैं। इस दौरान डायनेमिक वेब इंट्रोड्यूस हुआ था और इसमें विकिपीडिया, मोजिला फायरफॉक्स जैसे एप्लीकेशंस और उबंटू जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बहुत बड़ा हाथ था। इस दौरान CSS इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसकी वजह से वेब स्टाइलिंग और वेब कंटेंट अलग से बनाए जा सकते थे। CSS की मदद से हम कलर्स, साइज, स्पेसिंग और बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। CSS ज्यादातर स्टाइलिंग के लिए यूज किया जाता है। उस समय जावास्क्रिप्ट भी इंट्रोड्यूस हुआ था। जावास्क्रिप्ट एक डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम वेबसाइट्स को और इंटरैक्टिव बना सकते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट बहुत स्लो था और उसका सिंटैक्स फॉलो करने में मुश्किल होने लगी। ये जावास्क्रिप्ट का सबसे पहला रिलीज था। इसके बाद सोशल मीडिया, क्रोम ब्राउजर मशहूर होने लगे। इसके साथ साथ एजैक्स, मॉडल व्यू कंट्रोलर आर्किटेक्चर, वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स जैसे Node.js, jQuery, Angular एक्सेट्रा भी मशहूर होने लगे। आज के दिन में कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर बैंक ट्रांजैक्शन, बिल पेमेंट्स भी वेब के द्वारा होते हैं। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के एडवांस वर्जन्स यूज करने की वजह से वेबसाइट्स को बेहतर बनाना आसान हो गया है। इसके अलावा AngularJS, Vue.js, Node.js, React जैसे फ्रेमवर्क्स को यूज करने की वजह से वेब एप्लीकेशंस और तेज और यूजर इंटरैक्टिव हो गए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि वेब डेवलपमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे वेब डेवलपमेंट का मतलब क्या है और वेब डेवलपमेंट किस लिए यूज किया जाता है। वेब डेवलपमेंट उन एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स या वेब पेजेस को बनाने के लिए यूज किया जाता है जो वेब ब्राउजर पे चलते हैं। बेसिकली कोई भी एप्लीकेशन जो वेब पे चल रहा है उसको बनाने के लिए हम वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस फॉलो करते हैं। वेब डेवलपमेंट में 3 लेयर्स होते हैं: फ्रंट एंड लेयर, बैक एंड लेयर और डेटाबेस लेयर। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचो कि आप गूगल पे अपने फेवरेट फुटबॉलर प्लेयर के बारे में सर्च कर रहे हो। जब आप गूगल पे ये सर्च करोगे, ये एक रिक्वेस्ट बन जाता है। तो बेसिकली आप गूगल पे अपने फेवरेट फुटबॉलर के बारे में जानकारी रिक्वेस्ट कर रहे हो। ये रिक्वेस्ट गूगल के बैक एंड सर्वर में प्रोसेस होता है और बैक एंड आपके रिक्वेस्टेड जानकारी को डेटाबेस लेयर से फ्रंट एंड को भेजता है। अब हम वेब डेवलपमेंट के लेयर्स के बारे में जानेंगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वेब डेवलपमेंट में 3 लेयर्स होते हैं: फ्रंट एंड लेयर, बैक एंड लेयर और डेटाबेस लेयर। फ्रंट एंड लेयर वेबसाइट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए होता है। तो जब भी हम किसी वेबसाइट पे वीडियोस देखते हैं या ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ये सब हम फ्रंट एंड लेयर के थ्रू करते हैं। फ्रंट एंड लेयर प्रेजेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट लोड करते हो, उसका प्रेजेंटेशन, फॉन्ट, इमेजेस, कंटेंट, हेडर, फुटर एक्सेट्रा उस वेबसाइट का फ्रंट एंड है। बेसिकली जो भी हम वेबसाइट में देख सकते हैं वो वेब का फ्रंट एंड होता है। फ्रंट एंड के सारे प्रेजेंटेशन 3 लैंग्वेजेस के हेल्प से होते हैं: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। सारे वेबसाइट्स का फ्रंट एंड HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से किए जाते हैं। इसके अलावा फ्रंट एंड में आप जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि Angular, React और Vue.js। अब बैक एंड लेयर की बात करते हैं। बैक एंड लेयर को लॉजिक लेयर भी कहा जाता है। बैक एंड लेयर बेसिकली फ्रंट एंड लेयर को डेटाबेस लेयर से कनेक्ट करता है। बैक एंड लेयर वेब सर्वर की मदद से चलता है। बैक एंड लेयर को चलाने के लिए कम से कम जावा, पाइथन, PHP इनमें से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानना जरूरी है और Node.js जैसे फ्रेमवर्क भी आने चाहिए। अब डेटाबेस लेयर की बात करेंगे। डेटाबेस लेयर में बेसिकली बहुत सारा डेटा स्टोर होता है। इसमें एक डेटाबेस रिपोजिटरी होती है जिसमें डेटा फ्रंट एंड से आता है और बैक एंड के मदद से डेटाबेस में स्टोर होता है। डेटा कैसे प्रोसेस, रिट्रीव और बदला जाता है, ये जानने के लिए आपको MySQL, Mongo डेटाबेस, SQL जैसी डेटाबेसेस की जानकारी होना जरूरी है। अब हम फ्रंट एंड में HTML के बारे में बात करेंगे। HTML का मतलब हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। HTML की मदद से हम वेब का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हो, सबसे पहले हम एक HTML टैग डिफाइन करते हैं। इस टैग के अंदर वेब का पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन होता है। उसके बाद आता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर हम वेब पेज का टाइटल डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने हेड टैग के अंदर टाइटल टैग डिफाइन किया है।
इसके अंदर हमने अपने वेब पेज का टाइटल मेंशन किया है। हेड टैग के बाद आता है बॉडी टैग। बॉडी टैग में हम वेब पेज का पूरा कंटेंट डिफाइन करते हैं। यहाँ पे हम H1 टैग्स, पैराग्राफ टैग्स, इमेज टैग्स यूज कर सकते हैं। वेब पेज का सारा कंटेंट बॉडी टैग में डिफाइन होता है। आगे बढ़ के हम CSS के बारे में बात करेंगे। CSS का मतलब है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जो कि W3C ने बनाया है। जैसे कि हम स्टाइलिश दिखने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही CSS वेब को सजाने के लिए स्टाइल करता है। जो भी स्ट्रक्चर हमने HTML की हेल्प से बनाया है, उसको स्टाइल करने के लिए हम CSS का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें किसी हेडर का कलर चेंज करना है या एक पैराग्राफ का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, हम CSS का इस्तेमाल कर सकते हैं। CSS में हजारों स्टाइलिंग फंक्शंस होते हैं, जिसकी मदद से हम वेब को बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं। आगे हम जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ेंगे। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग डायनेमिक लैंग्वेज है, जिसकी मदद से हम वेब को और इंटरैक्टिव बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि उसे किसी कंपाइलर की जरूरत नहीं है और वो सीधे ही वेब पे काम कर सकता है, क्योंकि हर एक वेब ब्राउजर जावास्क्रिप्ट के साथ काम कर सकता है। जावास्क्रिप्ट की मदद से हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस, वेबसाइट्स, गेम्स और स्मार्ट वॉच जैसी चीजें बना सकते हैं। अब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सोचिए ह्यूमन बॉडी को एक वेबसाइट जैसे। हमारी हड्डियां HTML है, हम जो फैशनेबल कपड़े पहनते हैं वो CSS है, हम जो चलते हैं, दौड़ते हैं, वो सारी चीजें जावास्क्रिप्ट है। अब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक सिंपल डेमो रन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको आउटपुट दिखाऊंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक क्यूट सा इमेज है और इसके बगल में 2 बटन्स है। हाइड को क्लिक करने पे ये इमेज छुप जाती है और शो को क्लिक करने पे ये इमेज डिस्प्ले हो जाती है। ये छोटा सा डेमो मैंने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी jQuery की मदद से किया है। तो चलो अब हम कोड समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने हेड टैग्स के अंदर पेज का टाइटल डिफाइन किया है। ठीक है, होम पेज इस पेज का टाइटल है। तो जब आप पेज लोड करेंगे तो यहाँ पे आपको पेज का टाइटल दिखाई देगा, होम पेज। उसके बाद लिंक टैग्स के अंदर मैंने CSS फाइल को लिंक किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक, यहाँ पे मैंने CSS फाइल को लिंक कर दिया है। ठीक है, CSS के बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले मैं आपको HTML फाइल के बारे में बताऊंगी, उसके बाद हम CSS का कोड भी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं index.css मेरी CSS फाइल है। इसका कोड मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी। इस पूरे सेक्शन में मैंने jQuery लाइब्रेरी और UI को लोड किया है। jQuery जावास्क्रिप्ट की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है, जिसकी मदद से हम अपने वेब पेज को और इंटरैक्टिव बना सकते हैं। अब बॉडी टैग्स को देखते हैं। यहाँ पे बॉडी टैग्स में सबसे पहले हमने H1 टैग्स डिफाइन किए हैं, जिसके अंदर मैंने एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन दिया है, वेब डेवलपमेंट। तो जब आप अपना होम पेज देखोगे, यहाँ पे वेब डेवलपमेंट H1 टैग्स में दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही मैंने पैराग्राफ टैग्स डिफाइन किए हैं, जिसके अंदर मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है, विच इज बाय एड्यूरेका। तो जब आप वेब पेज खोलोगे तो ये है हमारा पैराग्राफ टैग बाय एड्यूरेका। इसके बाद मैंने 2 बटन्स डिफाइन किए हैं। एक बटन इमेज हाइड करने के लिए है और दूसरा बटन इमेज डिस्प्ले करने के लिए है। इसके बाद मैंने एक div टैग डिफाइन किया है, जिसके अंदर मैं एक इमेज लोड कर रही हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये इमेज मैंने div टैग के अंदर डिफाइन किया है। तो गाइज, मैंने अज्यूम किया है कि आपको थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट का नॉलेज है। HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट बहुत बेसिक लैंग्वेजेस होते हैं, तो इसलिए मैं आपको इन डेप्थ नहीं सिखाने वाली हूँ। लेकिन अगर आपको और थोड़ा जानकारी चाहिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इन तीनों टेक्नोलॉजीज के लिए एक लिंक छोड़ दी है। आप उस वीडियो को देखिए, आप और थोड़ा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के बारे में जान सकते हो। तो बेसिकली इस div टैग के अंदर मैंने एक इमेज लोड की है जो इस पाथ में है, और यहाँ पे मैंने इस div टैग को एक क्लास असाइन किया है। इसका पर्पस मैं आपको CSS फाइल में दिखाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट टैग डिफाइन किया है। इस स्क्रिप्ट टैग की मदद से आप जावास्क्रिप्ट का कोड HTML के फाइल में लिख सकते हो। इस टैग के अंदर सबसे पहले मैंने document.ready फंक्शन कॉल किया है। इस फंक्शन की मदद से हमारा jQuery लाइब्रेरी या कोई भी स्टाइल शीट सबसे पहले लोड हो जाता है, और इस फंक्शन को कॉल करने के बाद हम jQuery का कोड लिख सकते हैं। अगली लाइन पे यहाँ पे मैंने हाइड फंक्शन यूज किया है,
जो कि एक jQuery इफेक्ट फंक्शन है। इस फंक्शन की मदद से जो इमेज हमने इस इमेज टैग में लोड की है वो इमेज छुप जाती है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने एक शो फंक्शन का इस्तेमाल किया है जिससे इमेज डिस्प्ले होती है। तो ये था हमारा HTML और जावास्क्रिप्ट का कोड। अब हम CSS कोड देखेंगे। तो ये हमारी CSS फाइल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे पपर्स क्लास को सिलेक्ट किया है। ये क्लास हमने HTML फाइल में इमेज लोड करने के लिए डिफाइन किया था। यहाँ पे हमने फ्लोट वैल्यू को लेफ्ट सेट किया है जिससे हमारी इमेज लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले होगी। इसके नीचे हमने इमेज के डायमेंशन सेट किए हैं, जैसे कि विड्थ और हाइट सेट किया है। ठीक है, तो ये था हमारा CSS कोड। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हाइड बटन क्लिक करने पे इमेज हाइड हो जाती है। ऐसे ही इमेज डिस्प्ले करने के लिए शो बटन यूज करते हैं। तो गाइज ये था एक सिंपल सा डेमो जहाँ पे हमने HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से वेब पेज क्रिएट किया। अब हम बात करेंगे वेबसाइट के बैकएंड के बारे में। तो आप जो वेबसाइट चलाते हो उसका जितना भी लॉजिक होता है वो सब बैकएंड में लिखा जाता है। बैकएंड में लॉजिक्स लिखने के लिए हम अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं। इनमें से एक लैंग्वेज जावा है। तो आइए अब हम जावा के बारे में बात करते हैं। जावा सन माइक्रोसिस्टम द्वारा बनाया गया था और जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसमें आप एक बार कोई भी प्रोग्राम लिख के किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हो। तो गाइस जावा सबसे पहले ओक के नाम से जाना जाता था और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी कि आपको इसे यूज करने के लिए पैसे नहीं देने होते हैं। जावा के अलावा PHP यूज करके भी आप बैकएंड के लॉजिक लिख सकते हैं। PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका उपयोग डायनामिक और इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बनाने के लिए होता है। PHP को हम हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली एक ओपन सोर्स स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम सर्वर साइड के लॉजिक बनाते हैं। PHP सीखना बहुत आसान है और PHP बहुत सारे डेटाबेस और सर्वर टाइप्स को सपोर्ट करता है। ये भी जावा की तरह किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। अब हम Node.js के बारे में बात करेंगे। Node.js एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से हम सर्वर साइड के लॉजिक्स लिख सकते हैं। ये किसी भी वेब ब्राउजर पे चल सकता है क्योंकि लगभग सारे वेब ब्राउजर जैसे कि गूगल क्रोम, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स एक्सेट्रा गूगल का जावास्क्रिप्ट V8 इंजन यूज करते हैं। ये भी जावा की तरह किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है। अब हम देखेंगे कि हमारा डेटा स्टोर कैसे और कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम MySQL के बारे में जानते हैं। MySQL एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसका मतलब है कि यहाँ डेटा एक टेबल में स्टोर किया जाता है जिसके रोज और कॉलम्स स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ये भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा MySQL को एक समय पे एक से ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं। ये एक मल्टी स्टोरेज इंजन को सपोर्ट करता है और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम कर सकता है। अब देखते हैं MySQL के फीचर्स। ये आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है और इवेंट शेड्यूलर की मदद से टास्क शेड्यूल कर सकता है। ये एसेट प्रॉपर्टीज यानी कि एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी को सपोर्ट करता है। ये बहुत सारी प्लगइन लाइब्रेरीज यूज करके किसी भी एप्लीकेशन से डेटा ले या दे सकता है। ये हाईली अवेलेबल, स्केलेबल और फ्लेक्सिबल भी है। आइए अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण वेब डेवलपमेंट टूल्स के बारे में। सबसे पहले एक वेब डेवलपर अपने पसंद का कोड एडिटर चुनता है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें से आप अपनी पसंद का कोड एडिटर चुन सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो मेरी सलाह है कि आप विजुअल स्टूडियो और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर यूज करें। अगला टूल वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, जिसकी मदद से हम अपने कोड, डॉक्यूमेंट और फाइल्स में हुए बदलाव को ट्रैक कर सकते हैं। मशहूर वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसे कि गिट और सबवर्जन बहुत इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स जानना भी बहुत जरूरी है। आपके पास हजारों किस्म के जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स और लाइब्रेरीज हैं जिससे आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि Node.js की मदद से आप बैक एंड लॉजिक लिख सकते हैं। jQuery जैसी लाइब्रेरी की मदद से आप फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा AngularJS, React.js, Backbone एक्सेट्रा से आप अपना पूरा वेबसाइट बना सकते हैं। सो गाइज, इस सेशन को समराइज करने के लिए हम एक डेमो देखेंगे जहां पे हम एक कॉन्टैक्ट लिस्ट एप्लीकेशन का फंक्शनैलिटी समझेंगे। ये एक मीन स्टैक एप्लीकेशन होगा जिसमें फ्रंट एंड के लिए Angular 4 यूज किया है और बैक एंड सर्वर Node.js और Express.js से बना है।
डेटाबेस के लिए मोंगो डेटाबेस यूज किया है। और गाइज बेसिकली ये एक मीन स्टैक वेब एप्लीकेशन होगा। तो जिनको पता नहीं है, मीन का फुल फॉर्म है मोंगो डेटाबेस, एक्सप्रेस जेएस, एंगुलर जेएस और नोड जेएस। तो गाइज ये है हमारे एप्लीकेशन का फ्रंट एंड जो कि एंगुलर की मदद से बनाया गया है। इस एप्लीकेशन में हम कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली एक फॉर्म है जिसमें यूजर्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करेंगे। उसके बाद जब ये फॉर्म सबमिट करेंगे या ऐड करेंगे तो फ्रंट एंड से एक बैक एंड की एपीआई कॉल होगी जिससे फाइनली मोंगोडीबी डेटाबेस में कॉन्टैक्ट स्टोर हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सुलेखा गिर कुछ भी लिख दूंगी और कोई भी फोन नंबर। तो ऐड करने पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। आप इसको डिलीट भी कर सकते हो या अपडेट भी कर सकते हो। तो अगर आपको फोन नंबर या लास्ट नेम या कुछ चेंज करना होगा तो अपडेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे एप्लीकेशन का फ्रंट एंड है। तो अब इसका कोडिंग पार्ट देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम फ्रंट एंड डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि फ्रंट एंड एंगुलर पे है और एंगुलर से हम एक सिंगल वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म का HTML कोड समझते हैं। तो ये है हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म और यहाँ पे 3 फील्ड्स है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक सबमिट बटन भी है जो हमारे एप्लीकेशन को सबमिट करता है। तो अगर आप ये लाइन देखेंगे तो हमने यहाँ पे सबमिट इवेंट को ऐड एक्शन फंक्शन के साथ बाइंड किया है। ठीक है, तो आप जब भी सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो ये फंक्शन कॉल होता है, ऐड कॉन्टैक्ट फंक्शन कॉल होता है। अब ये ऐड कॉन्टैक्ट मेथड हमारी दूसरी contacts.component फाइल में है। तो बेसिकली एंगुलर वेब ऐप में हर एक व्यू कंपोनेंट से बना होता है। लेकिन कंपोनेंट क्या होता है? आसान शब्दों में कंपोनेंट एक वेब पेज का पार्ट है जिसमें व्यू या टेम्पलेट के लॉजिक्स रहते हैं, जो हमारे केस में इस HTML फाइल में है और लॉजिक हम contacts.component फाइल में लिखे हैं। तो अभी हमने HTML फाइल समझा, अब हम वो ऐड कॉन्टैक्ट मेथड समझेंगे जो कि कंपोनेंट की टाइपस्क्रिप्ट फाइल में होगी। ठीक है, तो गाइस शुरुआत से समझेंगे कि इस फाइल में क्या क्या है। तो सबसे पहले हमने जरूरत की मॉड्यूल्स इंपोर्ट की है यहाँ पे। इसमें पहला वाला है कंपोनेंट, दूसरा है कॉन्टैक्ट सर्विस क्लास जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिर हमने एक कॉन्टैक्ट क्लास भी इंपोर्ट किया है जिसमें हमने कॉन्टैक्ट का स्कीमा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब इस कॉन्टैक्ट सर्विस क्लास के बारे में बात करते हैं। तो कॉन्टैक्ट सर्विस एक सर्विस क्लास है जिसमें हमने पूरा डेटा लॉजिक लिखा है। बेसिकली हम यहीं पे वो सारे लॉजिक लिखेंगे जिसमें हम बैकएंड के एपीआईज कॉल करेंगे। सर्विस और कंपोनेंट में यही डिफरेंस है कि हम सारे नॉन व्यू फंक्शनैलिटीज सर्विस क्लास में डालते हैं, जैसे कि डेटा लॉजिक, सर्चिंग लॉजिक वगैरह। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे एक कंपोनेंट डेकोरेटर है। अब डेकोरेटर ये बताता है कि ये क्लास क्या है, सर्विस क्लास है या कंपोनेंट क्लास है। इस कंपोनेंट डेकोरेटर में हमने टेम्पलेट का पाथ स्पेसिफाई किया है और फाइल का नेम भी स्पेसिफाई किया है। हमारा टेम्पलेट HTML फाइल है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। यहाँ पे सेलेक्टर टैग भी मेंशन किया है और स्टाइल के लिए CSS फाइल भी मेंशन की है यहाँ पे। बेसिकली ये डेकोरेटर कंपाइलर को ये बताता है कि ये एक कंपोनेंट है और उससे एसोसिएटेड टेम्पलेट, स्टाइल शीट और सेलेक्टर टैग क्या है। इसमें हम ये भी मेंशन करते हैं कि कौन सी सर्विस क्लास हम यूज करेंगे और यहाँ पे हमने लिखा है कि कॉन्टैक्ट सर्विस क्लास यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने एक कॉन्टैक्ट कंपोनेंट क्लास डिफाइन किया है। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज भी डिफाइन की है। पहला प्रॉपर्टी एक एरे है कॉन्टैक्ट टाइप का। ठीक है, ये है हमारी एरे ऑफ टाइप कॉन्टैक्ट। ठीक है, इस एरे में बेसिकली हम पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट स्टोर करेंगे। फिर हमने एक कॉन्टैक्ट टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर प्रॉपर्टीज हैं जिसमें हम फॉर्म से आए हुए वैल्यूज को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो जो भी आप इनपुट करोगे फ्रंट एंड से वो सारे वैल्यूज इन 3 प्रॉपर्टीज में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, इनका टाइप हमने स्ट्रिंग डिफाइन किया है यहाँ पे। तो इसके बाद अब हम ये देखेंगे कि ऐड कॉन्टैक्ट्स मेथड क्या करता है। तो गाइज जब आप फॉर्म फिल करोगे और सबमिट बटन प्रेस करोगे, ये ऐड कॉन्टैक्ट मेथड कॉल होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट जो कि न्यू कॉन्टैक्ट डिफाइन किया है। इस ऑब्जेक्ट में हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फोन नंबर 3 फील्ड्स डिफाइन की हैं। तो जब भी आप अपना फर्स्ट नेम फॉर्म में इनपुट करेंगे, वो नेम इस फर्स्ट नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पूरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस न्यू कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगे।
नेक्स्ट हम कॉन्टैक्ट सर्विस क्लास की ऐड कॉन्टैक्ट मेथड को कॉल कर रहे हैं, जिसमें हमने ये न्यू कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे न्यू कॉन्टैक्ट हमने इस ऐड कॉन्टैक्ट फंक्शन में पास कर लिया है। ये ऐड कॉन्टैक्ट मेथड हमारे कॉन्टैक्ट सर्विस क्लास में डिफाइन किया है। तो गाइज, जैसे कि मैंने बताया था, सर्विस क्लास में हमारा डेटा लॉजिक है जिससे हम बैकएंड की एपीआईज कॉल करेंगे या सर्वर से इंटरैक्ट करेंगे। अब हम सर्विस क्लास के ये ऐड कॉन्टैक्ट फंक्शन जिसको हमने अभी कॉल किया है उसको हम समझेंगे। ये हमारा कॉन्टैक्ट सर्विस क्लास है। ठीक है, ये सारी फाइल्स बेसिकली क्लासेस हैं जिसमें हम डेकोरेटर ऐड करके इसे कॉम्पोनेंट या सर्विस बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक इंजेक्टेबल डेकोरेटर यूज किया है। शुरू में ये सारे इंपोर्ट स्टेटमेंट्स जिसमें हमने HTTP भी इंपोर्ट किया है। तो गाइज, HTTP मॉड्यूल हमें सारे HTTP मेथड्स का एक्सेस देता है जिससे हम सर्वर को HTTP रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे ये HTTP पोस्ट मेथड सर्वर को डेटा भेजने के लिए यूज होता है। सिमिलरली यहाँ पे गेट डेटा भी है, HTTP गेट। तो ये बेसिकली डेटा रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। कॉन्टैक्ट डिलीट करने के लिए हम HTTP डिलीट मेथड यूज करेंगे जो कि डेटा डिलीट कर लेता है। और लास्ट में है हमारा HTTP पुट मेथड। ये बेसिकली डेटा अपडेट करने के लिए होता है। तो अगर आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करना है तो आप ये HTTP पुट मेथड यूज करेंगे। तो गाइज, अब हम ये ऐड कॉन्टैक्ट फंक्शन का लॉजिक देखते हैं। यहाँ हमने एक HTTP पोस्ट कॉल किया है क्योंकि हमें नए कॉन्टैक्ट का डेटा डेटाबेस में स्टोर करना है। इसमें पहले हमने एक हेडर बनाया है और उसकी कंटेंट टाइप फील्ड को एप्लीकेशन JSON पे सेट किया है। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हम JSON डेटा भेज रहे हैं। तो गाइज, बेसिकली ये HTTP पोस्ट मेथड 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है। पहले में हमने पोस्ट API URL डाला है। ठीक है, ये है हमारा पोस्ट API URL। तो दूसरे पैरामीटर में हमने कॉन्टैक्ट डिटेल्स पास कर दी है जो कि इस न्यू कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट में स्टोर है। और लास्ट पैरामीटर में हम हेडर पास कर रहे हैं। तो गाइज, अब यहाँ से ये रिक्वेस्ट इस URL पे जाएगा जिसपे हमारा बैकएंड सर्वर लिसन कर रहा होगा। ठीक है, तो हमारा बैकएंड सर्वर इस API के द्वारा वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेप्ट करेगा। तो गाइज, ये पूरा फंक्शन हमारे कॉन्टैक्ट्स ऐड करने के लिए है। सिमिलरली अगर आपको डिलीट करना है तो ये मेथड यूज होगा और अपडेट करने के लिए ये मेथड यूज होगा। तो गाइज, बिल्कुल ऐसे ही हमारा अपडेट, डिलीट और गेट कॉन्टैक्ट फंक्शन चलता है। अब हम बैकएंड सर्वर का कोड देखते हैं जहां पे हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट प्रोसेस होगा। तो ये है हमारे बैकएंड सर्वर की फाइल्स। तो सबसे पहले हम app.js से शुरू करते हैं क्योंकि ये हमारी एंट्री पॉइंट फाइल है, जिसका मतलब है कि कोड का एग्जीक्यूशन इसी फाइल से शुरू होता है। शुरू में हमने यहाँ पे पैकेजेस इंक्लूड किए हैं जो हम इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने Express.js को इंपोर्ट किया है जो कि Node.js के ऊपर एक वेब सर्वर है। तो बेसिकली ये Node.js का वेब सर्वर है। उसके बाद हमने Mongoose जो कि MongoDB से इंटरैक्ट करने के लिए एक जावास्क्रिप्ट बेस्ड लाइब्रेरी है। अगला डिपेंडेंसी है एक बॉडी पार्सर। तो बॉडी पार्सर की मदद से हम HTTP रिक्वेस्ट से बॉडी पास कर सकते हैं और इसी HTTP बॉडी में हमारा कॉन्टैक्ट का डेटा स्टोर होता है। क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स के लिए एनेबल किया है। तो गाइस, सारी डिपेंडेंसीज इंपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पे मोंगो डेटाबेस से कनेक्ट किया है। ठीक है, ये कनेक्शन के लिए है। अगर हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाता है तो ये मैसेज डिस्प्ले होता है। अगर एरर आ रहा है तो ये एरर दिखाएगा जो कि एरर इन डेटाबेस कनेक्शन। ठीक है, इसके बाद हमने पोर्ट भी लाइव कर लिया है। पोर्ट नंबर 3000 पे हमारा डेटाबेस लाइव हो रहा है। अब ये सारी डिपेंडेंसीज है जो समझना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मिडलवेयर हमने ऐड किया है जो कि क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स के लिए ऐड किया है। ठीक है, अब सीधे आते हैं यहाँ पे राउट्स पे। ठीक है, ये राउट्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इस लाइन को समझते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो रहा है कि जब कोई भी HTTP कॉल इस /API से एंड होती है तब ये राउट वेरिएबल कॉल होता है। ठीक है, ये वाला राउट वेरिएबल कॉल होता है। नाउ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्टिंग में हमने ये राउट वेरिएबल डिफाइन किया था। ये राउट वेरिएबल इस route.js फाइल को कॉल करता है। तो गाइज, ये route.js फाइल हमारे HTTP रिक्वेस्ट को डिफाइन करने के लिए है। तो अब हम ये route.js फाइल देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि अगर हमारा API कॉल /contact से एंड होता है तो हमें HTTP गेट परफॉर्म करना है। ठीक है, तो HTTP गेट मतलब हम डेटा रिट्रीव करेंगे।
तो अगर हमें एक कॉन्टैक्ट